नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी को लेकर बनाया गया वीडियो है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है सेव और देव और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो उन्होंने इस कहानी में ये प्रकट किया है कि नैतिक मूल्य जो हैं हमारे जीवन में वो स्वतः स्फूर्त होते हैं, यानी अपने आप पैदा होते हैं। नैतिक मूल्य हैं वो बनाए नहीं जाते हैं बल्कि अंतरात्मा में अपने आप बनते हैं। और पहले कहानी का अध्ययन करेंगे, फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की रचनाओं का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद इस कहानी का मूल भाव देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं कहानी सेव और देव। प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना चश्मा पोंछकर फिर आंखों पर लगाया और देखते रह गए। तो प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना जो चश्मा है उसको पोंछा और आंखों पर लगाया और देखते रह गए। मोटर से उतरकर और सामान डाक बंगले में भिजवाकर उन्होंने सोचा। तो पहले सामान है वो डाक बंगले में भिजवाया जाता था, वहीं रहने के लिए जगह होती थी, वही गेस्ट हाउस होता था। भिजवाकर उन्होंने सोचा अभी आराम करने की जरूरत तो है नहीं, जरा घूम घाम कर, ये धाम ने घूम घाम कर पहाड़ी सौंदर्य देख लें। और इसलिए मोटर के अड्डे के धक्कम धक्के से अलग होकर वे इस पहाड़ी रास्ते पर हो लिए थे। छाया में जब चश्मे का कांच ठंडा हो गया और उस पर उनके गर्म बदन से उठी हुई भाप जमने लगी, तब उन्होंने चश्मा उतार कर रुमाल से मुंह पोंछा और फिर चश्मा साफ करके आंखों पर चढ़ाया और फिर देखते रह गए। तो यहाँ कुल्लू के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। सबसे पहले लेखक कुल्लू पहुंचता है और फिर वो वहां से अपना सामान डाक बंगले में पहुंचाता है और डाक बंगले में पहुंचाने के बाद वो प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए चला जाता है। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर रीड करते हैं। प्रोफेसर गजानन पंडित ने अपना चश्मा पोंछकर फिर आंखों पर लगाया और देखते रह गए। मोटर से उतरकर और सामान डाक बंगले में भिजवाकर उन्होंने सोचा अभी आराम करने की जरूरत तो है नहीं, जरा घूम घाम कर पहाड़ी सौंदर्य देख लें। और इसलिए मोटर के अड्डे के धक्कम धक्के से अलग होकर वे इस पहाड़ी रास्ते पर हो लिए थे। छाया में जब चश्मे का कांच ठंडा हो गया और उस पर उनके गर्म बदन से उठी हुई भाप जमने लगी, तब उन्होंने चश्मा उतार कर रुमाल से मुंह पोंछा, फिर चश्मा साफ करके आंखों पर चढ़ाया और फिर देखते रह गए। पहाड़ी रास्ता आगे एकाएक खुल गया था। चीड़ के वृक्ष, तो आप जानते हैं दोस्तों पहाड़ों में चीड़ के घने वृक्ष होते हैं। चीड़ के वृक्ष समाप्त हो गए। रास्ते को पार करता हुआ एक झरना बह रहा था। उसका जितना अंश समतल भूमि में था उस पर तो छाया थी, यानी उसका जितना अंश समतल भूमि में था उस पर तो छाया थी, लेकिन जहां वह मार्ग के एक और नीचे गिरता था वहां प्रपात भी झरने को ही कहते हैं, वहां प्रपात के फेन पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। फेन कहते हैं झाग को। तो प्रपात यानी झरने के पानी के गिरने पर जो झाग बन रहे थे उन पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तो झरना बह रहा था और झरना जो समतल में था उस पर छाया थी, और जहां से ऊपर से नीचे गिर रहा था वहां पर यानी झाग से उठ रहे थे। आप जानते हो दोस्तों पर्वतीय अंचल का पानी बहुत ही शुद्ध होता है और दूध या रंग का धवल होता है, यानी उसमें प्रदूषण नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए उस पानी को देखें तो हमें ऐसा होता है जैसे ऊपर से दूध गिर रहा हो, झरना ऐसा लगता है। तो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि अंधकार की कोख में चांदी का प्रवाह फूट पड़ा है, यानी चांदी भी क्या होती है, धवल होती है, और अंधकार की कोख में मानो चांदी का प्रवाह है, बहाव है, वो फूट पड़ा है। या प्रकृति नायिका की कजरारी आंखों में, काजल भरी आंखों से सने गदगद आंसू की झड़ी, यानी दो उपमाएं दी हैं यहाँ पर झरने को कि या तो अंधकार की कोख में चांदी का प्रवाह फूट पड़ा है, या नायक प्रकृति नायिका की, प्रकृति को क्या बताया है, नायिका के समान बताया है। प्रकृति नायिका की कजरेरी काजल भरी आंखों से, यानी काजल भरी आंखों से सने गदगद आंसू की झड़ी। तो
यहाँ पर नीचे छाया है तो उनको कजरारी आंखें बताया है, और फिर स्नेह गदगद प्रेम से गदगद आंसू की झड़ी है, वो एक तरह से दुग्ध धवल झरने की जो धारा है उसको बताया। और उसके पार एक चट्टान के सहारे एक पहाड़ी राजपूत बाला खड़ी थी, यानी झरने के पार है एक पहाड़ी राजपूत बाला खड़ी थी। उसकी चौंकी हुई भोली शक्ल से साफ दिखता था कि प्रोफेसर साहब का वहां अकस्मात आना उसे एकदम अनधिकार प्रवेश मालूम हो रहा था। तो पहाड़ी बाला है वो अपने पशुओं को चरा रही थी, और प्रोफेसर साहब का वहां अकस्मात आ जाना उसे एकदम अनधिकार, मानो कि उसने अधिकार का एक तरह से उल्लंघन किया हो, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उसके अधिकार को छीना हो। अकस्मात आ जाना उससे एकदम अनधिकार प्रवेश मालूम हो रहा था। पर प्रोफेसर साहब दिल्ली के एक कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक हैं। तो प्रोफेसर साहब जो गजानन पंडित हैं वो प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक थे। वे उन थोड़े से लोगों में से है जिनका पेशा और मनोरंजन एक ही है, यानी मनोरंजन, घूमने से मनोरंजन होता है, और पेशा भी क्या है, पेशा है इतिहास और पुरातत्व। तो मनोरंजन भी करते हैं और साथ ही साथ इतिहास को भी जानते हैं और पुरातत्व को भी जानते हैं। मनोरंजन के लिए भी वे पुरातत्व की ओर ही आ जाते हैं। तो मनोरंजन के लिए भी किसकी तरफ आते हैं, पुरातत्व की ओर आ जाते हैं, पुरानी चीजों को जानने के लिए, पहचानने के लिए। यहाँ कुल्लू पहाड़ की सुरम्य उपत्यकाओं में, उपत्यका और अधित्यका दो चीजें होती हैं। उपत्यका पर्वत के नीचे की समतल भूमि होती है, और अधित्यका कहते हैं पर्वत के ऊपर की समतल भूमि है। तो यहाँ की सुरम्य यानी जिसमें रमण करने में आनंद हो, उपत्यकाओं में यानी पर्वत के नीचे की समतल भूमि या तलहटी में भी वे सोचते हुए आए हैं कि यहाँ भारत की प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष उन्हें मिलेंगे। यानी पुरातत्व के लिहाज से हैं कि यहाँ की भारत की जो प्राचीन सभ्यता उसके अवशेष मिलेंगे, और हिंदू काल की शिल्प कला के नमूने धातु या प्रस्तर यानी पत्थर, प्रस्तर कहते हैं दोस्तों पत्थर को, प्रस्तर या सुधा की यानी मूर्तियां न जाने क्या क्या। तो यहां पर ये सुधा शब्द थोड़ा मिसप्रिंट है कि मूर्तियां और न जाने क्या क्या मिलेगा। लेकिन इतना सब होते हुए भी सौंदर्य के प्रति जीते जागते स्पंदन युक्त, यानी जिसमें धड़कन हो, कि सौंदर्य की प्रति जीते जागते स्पंदन युक्त क्षणभंगुर सौंदर्य के, क्षणभंगुर जो कुछ पल का हो, स्पंदन युक्त हो यानी जिसमें धड़कन हो, क्षणभंगुर सौंदर्य के प्रति उनकी आंखें अंधी नहीं है, यानी स्पंदन युक्त सौंदर्य के प्रति भी वो सजग हैं, जागरूक हैं। बालों को वहां खड़ी देखकर उनके पैरों के पास बहते झरने का स्वर सुनते हुए उन्हें पहले तो एक हंसिनी का ख्याल आया, मानो कि वो बाला नहीं बल्कि एक हंसिनी हो। यानी जल के पास हंस होते हैं, तो बाला ऐसा लगा कि मानो वो एक हंसिनी हो। फिर सरस्वती का, और फिर ऐसा लगा कि वो बाला नहीं मानो सरस्वती का साक्षात स्वरूप हो, माता सरस्वती का साक्षात स्वरूप हो। यद्यपि बाला के हाथ में वीणा नहीं, एक छोटी सी छड़ी थी, कि एक छोटी सी छड़ी थी जो अपने पशुओं को चरा रही थी और उसके काम में ले रही थी उस छड़ी को। तो बाला के हाथ में क्या नहीं थी, वीणा नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी छड़ी थी, और लेखक को ऐसा लगा या तो हंसिनी है या सरस्वती है जो कि झरने के किनारे खड़ी है। बाला के हाथ में वीणा नहीं, एक छोटी छड़ी थी। उन्होंने अपने स्वर को यथासंभव कोमल बनाकर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तो लेखक ने बाला से सवाल किया कि तुम कहाँ रहती हो? बाला ने उत्तर नहीं दिया। सभ्रम यानी भ्रम की दृष्टि से, भ्रम की नजर से उनकी ओर देखकर जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगी, कि उनकी ओर भ्रम की दृष्टि से देखा, संदेह की दृष्टि से देखा, और जल्दी जल्दी क्या करने लगी, पहाड़ पर चढ़ने लगी। प्रोफेसर साहब मुस्कुराकर आगे चल दिए। बालिका का भोलापन उन्हें अच्छा लगा, कि बालिका का भोलापन उन्हें अच्छा लगा। सोचने लगे कितने सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं यहाँ के लोग। और दोस्तों वास्तव में पर्वतीय अंचल के लोग बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के और बहुत ही अच्छी प्रकृति के लोग होते हैं। जितनी सुंदर प्रकृति है
उतना ही उनका सुंदर स्वभाव है। बेईमानी, छल, कपट ये उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव वाले और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं पर्वतीय अंचल के। तो कितने सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं यहाँ के लोग। प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हुए, कि प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हुए इन्हें न फिक्र है, न खटका है यानी किसी प्रकार का भय है, न लोभ लालच है। अपने खाने पीने, ढोर चराने, गाने बजाने में दिन बिता देते हैं। कि न तो ये किसी बात से भयभीत होते हैं, न इनको लोभ लालच है। अपने खाने पीने में, अपने पशुओं को चराने में, गाने बजाने में अपने दिन को व्यतीत करते हैं। तभी तो बाहर से आने वाले आदमी को देखकर संकोच होता है। तो बाहर से कोई आदमी आता है तो उनको देखकर ये संकोच करते हैं, झिझक करते हैं। अपने आप में लीन रहने वाले इन भोले प्राणियों को बाहर वालों से क्या सरोकार, कि बाहर वालों से उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर की तड़क भड़क से ये बिल्कुल दूर हैं और बाहर के लोगों के आने पर ये संकोच महसूस करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर साहब सोचने लगे, ऐसे भले लोग न होते तो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष बचे हैं ये भी क्या रह जाते। कितनी शानदार पंक्ति कही है कि ऐसे भले लोग न होते तो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष बचे हैं ये भी क्या रह जाते। यानी आज की भौतिक सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष हैं उनको मिटाने पर तुली है, लेकिन भोले भाले लोग क्या करते हैं, उनको बचाने पर अग्रसर होते रहते हैं। खुदा न खास्ता ये लोग यूरोपियन सभ्यता को सीखे हुए होते तो एक दूसरे को नोच कर खा जाते। कि यूरोपियन सभ्यता को सीखे हुए होते तो एक दूसरे को नोच कर खा जाते, उसकी राख भी न बची रहने देते। यानी उसकी राख भी है उसको भी नहीं बची रहने देते, मतलब स्वार्थ उनमें हावी हो जाता। लेकिन यहाँ तो फाइयान के जमाने का ही आदर्श है। यहाँ तो फाइयान के जमाने का ही आदर्श है। सबको अपने काम से मतलब है, दूसरे के काम में दखल देना और बहुत सारे मुनाफे की ओर दृष्टि डालना यहाँ महापाप है। ये नहा नहीं महापाप है। तो कुछ मिसप्रिंट है शब्द। तो दूसरे के काम में दखल देना और बहुत सारे मुनाफे की ओर दृष्टि डालना यहाँ पाप है। लोग ढोर चरने छोड़ देते हैं, शाम को ले जाते हैं, कभी चोरी नहीं, शिकायत नहीं, कि कभी चोरी नहीं होती है, कभी कोई शिकायत नहीं होती है। खेती खड़ी है, कोई पहरेदार नहीं है, कि यहाँ खेती खड़ी है लेकिन पहरेदार नहीं है। मजाल क्या कि एक भुट्टा भी चोरी हो जाए, मक्के का जो भुट्टा होता है वो भी चोरी नहीं होता है। और सच है दोस्तों, वहाँ चोरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग ईमानदार हैं और बेईमानी का जो चश्मा है वो वहाँ बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में तो अगर मैं एक चवन्नी राह में फेंक दें, कि मेरे ख्याल में तो अगर राह में एक चवन्नी फेंक दें तो कोई उठाएगा भी नहीं कि नहीं जाने किसकी है। इतनी ईमानदारी है कि लेखक कहता है कि मेरे ख्याल में अगर एक चवन्नी भी राह में फेंक दी जाए तो कोई उठाएगा नहीं कि नहीं जाने किसकी है और कौन लेने आए और पता नहीं कौन लेने वापस आ जाए। इतनी ईमानदारी है पर्वतीय अंचल में। कुल्लू और मनाली जिसको हम कहते हैं, रास्ता अब घिर गया था, लेकिन चीड़ के दीर्घक या दीर्घकाय, यहाँ दीर्घकाय है, वृक्षों से नहीं, ये छोटा सा शब्द है दीर्घकाय, वृक्षों से नहीं। अब उसके दोनों ओर सेब के छोटे छोटे लचीले गात वाले पेड़, यानी छोटे छोटे लचीले गात शरीर वाले पेड़, डार डार पर लदे हुए फलों के कारण, मानो फलों पर के कारण विनय से झुके हुए। तो यानी विशालकाय या दीर्घकाय पेड़ों के बजाय छोटे छोटे पेड़ आ गए और वो भी सेब के प्रत्येक डाल पर लदे हुए सेवों से पेड़ थे और विनय से झुके हुए। और ये पंक्ति आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि जहां सार होता है वहां विनय भी होता है। यानी जहां सार होता है, जहां गुण होते हैं वहां विनम्रता भी होती है। क्योंकि जहां सार होता है वहां विनम्रता भी होती है। शुद्र व्यक्ति ही अविनय हो सकता है, यानी छोटा व्यक्ति ही अविनयी हो सकता है।
और कभी कभी हवा से झूम से जाते हैं, और कभी कभी हवा से झूम से जाते हैं कौन? सेब के पेड़। कुल्लू के जगत प्रसिद्ध सेवों की प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने सुन रखी थी। कई बार मंगाकर सेब खाए भी थे, यानी मंगा करके सेब खाए भी थे। लेकिन आज इस प्रकार पेड़ पर लगे हुए असंख्य फलों को देखकर उनकी तबीयत खुश हो गई। तो कुल्लू के जगत प्रसिद्ध सेवों की बात तो उन्होंने सुनी थी, और कई बार सेव मंगाकर भी खाए थे। मंगाकर शब्द अशुद्ध है, मैं पर ही अनुसार आएगा, दो बिंदियां नहीं आएगी। और इससे भी अधिक खुशी इस बात की हुई कि गंध और स्वाद, इससे भी अधिक खुशी इस बात की हुई कि गंध और स्वाद और रस की उस विपुल राशि का कोई रक्षक देखने में नहीं आता था। कि इतने सेब थे, यानी असंख्य फल लगे हुए थे, लेकिन कोई रखवाला नहीं था। खुशबू थी, स्वाद था, विपुल राशि थी, रस की विपुल राशि थी, लेकिन उसका रक्षक नहीं था। इतनी ईमानदारी, इतने अच्छे लोग। खुशी इस बात की हुई कि गंध और स्वाद और रस की उस विपुल राशि का कोई रक्षक कहीं देखने में ना आता। न बचाव के लिए बाढ़ तक लगाई गई थी, और बात तो यहां तक थी कि बाढ़ भी नहीं थी। पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव और भी बढ़ गया, कि पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव था, जो प्रेम था, वो सम्मान का भाव था, वो और भी बढ़ गया। क्या शहर में इस तरह बाग रह सकता है? तो उनका सवाल था कि शहर में इस तरह बाग रह सकता है? तो कतई नहीं रह सकता। फलों के कभी पकने की नौबत ही ना आती, और न ही तो स्कूल कॉलेजों के लड़के टिड्डी दल की तरह आकर सब साफ कर देते, जितना खाते नहीं उतना बिगाड़ देते। तो फलों के पकने की नौबत ही नहीं आती, और नहीं तो स्कूल कॉलेज के लड़के ही टिड्डी दल की तरह आकर सब साफ कर देते हैं, जितना खाते नहीं उससे ज़्यादा बिगाड़ देते। वहाँ तो कोई बाग लगाए तो एक एक भोजपुरी लठे पहरेदार रखे, तो मोटे ताजे हट्टे कट्टे भोजपुरी पहरेदार रखे जाएं तब बाग लगे। और चारों ओर जेल किसी दीवार खड़ी करके कि कोई लुक छिप कर न ले भागे, और जेल किसी दीवार खड़ी करनी पड़े कि लुक छिप करके भी लेकर न भागे, तब कहीं जाकर चैन से रह सकें। और यहाँ बाग की सीमा बनाने के लिए एक तार का जंगला तक नहीं है, कि बाग की सीमा बनाने के लिए तार का जंगला भी नहीं है। पेड़ों के नीचे जो लंबी लंबी घास लग रही है, वही रास्ते के पास आकर रुक जाती है। वहीं तक बाग की सीमा समझ लो, कि वही रास्ते के पास आकर रुक जाती है, और वही बाग की क्या है? सीमा है। यानी सीमा भी तय नहीं है। कहने का मतलब दीवार, तार, ये सब तो दूर की बात है। रास्ते के पास आकर खेत रुक गया, वही खेत की सीमा होगी। यहां तो प्रोफेसर साहब के पास तो यानी यहां तो यह है कि बाग की सीमाएं समझ लो। यहां तो प्रोफेसर साहब के पास धम से कुछ गिरा। उन्होंने चौंक कर देखा, उन्हें आते देखकर एक लड़का पेड़ पर से कूदा है, और उसकी अपर्याप्त आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है। तो एक लड़का क्या कर रहा है? पेड़ से कूदा और पेड़ के अपर्याप्त आड़ में से छिपने की कोशिश करता है। उसके हाथ में 2 सेब हैं, जिन्हें वह अपने फटे हुए भूरे कोट में किसी तरह छिपा लेना चाहता है। तो लड़का है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? 2 सेब उसके हाथ में हैं और भूरे कोट में छिपाने की प्रयास कर रहा है। यानी फटा हुआ कोट है, भूरा कोट है। उसकी झेंपी हुई आंखें और चेहरा साफ कह रहा था कि वह चोरी कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। ये कहानी का क्लाइमेक्स है। साधारणतः ऐसी दशा में प्रोफेसर साहब किंचित ग्लानि से उसकी ओर देखते और आगे चल देते। ग्लानि से देखते और क्या करते? आगे चल देते। लेकिन इस समय वैसा नहीं कर सके। उन्हें जान पड़ा कि यह लड़का उस सारी प्राचीन आर्य सभ्यता को एक साथ ही नष्ट भ्रष्ट किए दे रहा है। यानी जो सोच रहे थे उसका एकदम से उल्टा मिला। तो एक साथ ही नष्ट भ्रष्ट किए दे रहा है, जो फयान के समय से सदियों पहले से अक्षणु बनी चली आई है। वे लपक कर उस लड़की के पास पहुंचे और बोले, क्यों बे बदमाश, चोरी कर रहा है? शर्म नहीं आती दूसरे का माल खाते हुए? लड़का घबराया सा खड़ा रहा, बोल नहीं सका। प्रोफेसर साहब और भड़क उठे, और आगे की जो चीजें हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि YouTube पर जो वीडियो है
उसमें ये थोड़ी नहीं जायज़ होती हैं। तो प्रोफेसर साहब क्रोधित हुए, लड़के को थोड़ा भला बुरा भी कहा और फिर आगे चलते। पाजी कहीं का चोरी करता है, तेरे जैसों के कारण ही तो पहाड़ी लोग बदनाम हो गए हैं, क्यों चुराए थे सेब, यहाँ तो पैसे के दो मिलते होंगे। तो दोस्तों कुछ पंक्तियां मैंने छोड़ दी हैं और आगे भी इस प्रसंग में कुछ पंक्तियां मैं छोड़ूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर ये अलाउ नहीं है। हाँ, तो पाजी कहीं का चोरी करता है, तेरे जैसे उनके कारण ही पहाड़ी लोग बदनाम हो गए हैं, क्यों चुराए थे सेब, यहाँ तो पैसे के दो मिलते होंगे। एक पैसे के खरीद लेता, ईमान क्यों बिगाड़ता है। रास्ते पर लड़के को उन्होंने छोड़ दिया, वह वहीं खड़ा आंसू भरी आंखों से इधर देखता रहा, जहां घास में उसके तोड़े हुए सेब गिरकर आंखों से ओझल हो गए थे। प्रोफेसर साहब आगे बढ़ते हुए सोच रहे थे कि खड़ा देख रहा होगा कि चोरी भी की तो फल नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ, सेवों का सड़ जाना अच्छा, चोर का मिलना अच्छा नहीं। सड़े, चोर को क्या हक है कि सड़ते रहें, लेकिन चोर को क्या हक है कि वो सेव को प्राप्त करे। तो ये जो भाव है वो प्रोफेसर साहब अपने मन में सोच रहे थे। प्रोफेसर साहब एक गांव के पास आ रुके, अंदाज से उन्होंने जाना कि ये मनाली गांव होगा, मनाली गांव, और उन्हें याद आया कि यहाँ पर एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है, दर्शनीय प्राचीन मंदिर है। गांव के लोगों से पता पूछते हुए मनु के मंदिर पर पहुंच गए। मनु ऋषि का बहुत ही छोटा सा शानदार बहुत ही पवित्र मंदिर है। मंदिर छोटा था, सुंदर भी नहीं था, वर्तमान में सुंदर है दोस्तों, देखोगे तो आनंद आएगा आपको। लेकिन संसार भर में मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण, होने के नाते वह अपना महत्व रखता था कि संसार भर में एकमात्र मनु ऋषि का, जो सृष्टि का आदि पुरुष माना जाता है, उनका मंदिर होने के कारण से अपना विशिष्ट महत्व था उसका। और मंदिर छोटा भी है, और जब ये कहानी लिखी गई उस समय ये भव्य नहीं था, लेकिन बाद में आप देखोगे तो भव्य है। मैंने अपने आंखों से देखा भी है, कुल्लू को भी देखा है, वहाँ की हर स्थिति को भी देखा है, संयोग से भ्रमण का कई बार अवसर मिला है। प्रोफेसर साहब कितनी देर तक एकटक उसकी ओर देखते रहे, यहां तक कि देहरी पर बैठे हुए बूढ़े पुजारी का ध्यान भी उनकी ओर आकृष्ट हो गया। आकृष्ट होना, खिंच जाना, आने जाने वाले तो खैर देखते ही थे। तो देहरी पर बैठे हुए बूढ़े पुजारी का ध्यान भी उनकी ओर आकृष्ट हो गया, आने जाने वाले तो खैर देखते ही थे। प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर में पूछा, आसपास और भी कोई मंदिर है क्या? आसपास और भी कोई मंदिर है क्या? पास खड़े आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर नहीं है। अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए। तो लेखक ने कहा कि अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए, इतनी शानदार जगह है, सुंदर जगह है, पवित्र जगह है, मनोरम जगह है, यहाँ पर तो मंदिर ही मंदिर होने चाहिए। बाबूजी, यहाँ तो लोग मंदिर देखने आते नहीं, कभी कभी कोई आता है तो मनु ऋषि का मंदिर देख जाता है, यानी मनु ऋषि का मंदिर है वो देख जाता है। मनु ऋषि यानी वहाँ पर की भाषा का ये शब्द है, उसी प्रकार से लिखा है। तो मनु ऋषि का मंदिर देख जाता है, बस और तो हम जानते नहीं हैं, और तो हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। पुजारी ने खांसते हुए पूछा, कौन सा मंदिर देखिएगा बाबू? कि बाबू कौन सा मंदिर देखोगे, कौन सा मंदिर आपको पसंद आता है? तो लेखक कहता है, कोई और मंदिर हो, आसपास के सब मंदिर मूर्तियां देखना चाहता हूं, कि सब मंदिर और मूर्तियों को मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। पुजारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, और तो कोई नहीं, उस चोटी पर के ऊपर जंगल में एक देवी का स्थान है, यानी देवी का स्थान है, जहाँ पहले कभी एक किला भी था, कि देवी का स्थान है और वहाँ पहले कभी क्या था, किला भी था, जिसके अंदर देवी के थान में पूजा होती थी। थान भी स्थान को कहते हैं, जहाँ पूजा होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, थान कहते हैं। पर अब तो कहते हैं कि पुराने जमाने के तो अब तो कहते हैं कि पुराने जमाने के राजाओं के भूत रहते हैं। वे राजा बड़े प्रतापी थे, कि बड़े प्रतापी राजा थे और उनके क्या रहते हैं, भूत रहते हैं। कुछ पत्थर ही पड़े हैं, वहाँ कोई जाता नहीं, अब उसमें भूत बसते हैं। तो वहाँ का वो जो बूढ़ा पुजारी है वो कहता है कि एक जो पर्वत चोटी है उस पर
देवी का थान है और देवी के थान में पुराने ज़माने में पूजा होती थी, लेकिन अब तो वहाँ पर भूत रहते हैं और कोई जाता आता नहीं है। प्रोफेसर साहब कुछ मुस्कुराए लेकिन बोले, कैसे भूत? कि भूत कैसे होते हैं? अरे उन भूतों से मेरी दोस्ती है। कि अरे उन भूतों से तो मेरी क्या है, दोस्ती है। कहकर प्रोफेसर साहब ने रास्ता पूछा और क्षण भर सोचकर, पल भर सोचकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पुजारी ने पास ही बताया था तो भी मील भर से अधिक नहीं होगा और अभी 3 बजे हैं, शाम होने तक मजे में बंगले पर पहुंच जाऊंगा। कि मंदिर में घूम करके वापस आकर बंगले में पहुंच जाऊंगा। जंगल का रूप बदलने लगा, बड़े बड़े पेड़ समाप्त हो गए, अब छोटी छोटी झाड़ियां ही दिख पड़ने लगी। ये पड़ाव का मुख था जो हवा के थपेड़ों से सदा पिटता रहता था। यानी हवाएं बहुत तेज चलती हैं और सर्दियों में तो बहुत ही तेज और ठंडी हवाएं वहाँ चलती हैं जो हवा के थपेड़ों से सदा पिटता रहता। जाड़ों में तो बर्फ की चोटें यहाँ पर लगे पेड़ पौधों को कुचल डालती हैं और बर्फ बहुत ही गिरती है, और बर्फ गिरती है तो पेड़ पौधों को क्या कर देती है, एक तरह से कुचल देती है। प्रोफेसर साहब की समझ में आने लगा कि ये ऊंचा शिखर किले के लिए उपयुक्त जगह है, और ये भी वे जान गए कि यहाँ बना हुआ किला उजड़कर कितनी जल्दी नीरवशेष हो जाएगा। नीरवशेष से 2 आ गए हैं, तो यानी ठंड, और ठंड से जो पेड़ पौधों की स्थिति होती है वो भी प्रकृति का सौंदर्य उनको देखने को मिला। तो प्रोफेसर साहब की समझ में ये आने लगा कि ये ऊंचा शिखर किले के लिए बहुत उपयुक्त जगह है, और ये भी वे जान गए कि यहाँ बना हुआ किला उजड़कर कितनी जल्दी निरवशेष हो जाएगा। झाड़ियाँ भी छोटी होती चली गई, घास की बजाय अब पथरीली जमीन आई जिसमें किसी तरह कोई बनी हुई पगडंडी नहीं थी। रास्ते बहुत यानी दुर्गम हैं और उन पर चलना भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम है। पहाड़ी लोग आसानी से चल सकते हैं, समतल जमीन के लोग जब चलते हैं तो बहुत ही विकट स्थिति होती है उनके साथ। जिधर चले जाओ वही मार्ग, कि जिधर चले जाओ वही मार्ग। कहीं कहीं लाल पत्थर के भी कुछ टुकड़े दिख जाते थे जो शायद किले की इमारत में कहीं लगे होंगे, नहीं तो उधर लाल पत्थर नहीं होता है। यहाँ की विशेषता क्या है कि लाल पत्थर नहीं होता है। कहीं कहीं पत्थरों और मिट्टी के स्तूप के आकार के टीले की आड़ में कोई गाढ़े रंग की पत्तों वाली झाड़ी लगी हुई दिख जाती तो वह आसपास के उजाड़ सूनेपन को और भी गहरा कर देती। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सब पूरा का पूरा मिस्टेक हो गया। सांझ के धुंधलके में तो उजाड़ सूनेपन को और भी गहरा कर देती। तो सांझ के धुंधलके में झाड़ी को देखकर स्तूप में दाहत निकलते प्रेत की कल्पना होना कोई असंभव बात नहीं थी। एक ऐसे स्तूप की आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा कि एक गड्ढे में कीच भरी है, कि एक गड्ढे के आड़ में क्या भरा हुआ है, कीच भरी है, जिसमें नमी से पोसे जाते हुए 2 वृक्ष खड़े हैं। तो दोस्तों वहां पर वृक्ष क्यों नहीं है? कहते हैं कि हिमाचल पूरा हरा भरा है, लेकिन दोस्तों जहां पर बर्फ गिरती है वहां पर पेड़ पौधे भी बर्फ से क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। तो तलहटी में पेड़ होते हैं, लेकिन जहां पर ऊंचाई पर काफी मात्रा में बर्फ गिरती है और बर्फ जमी रहती है वहां पर पेड़ पौधे हैं वो एकाध ही बचे रहते हैं। तो और पर्वतीय अंचल में पानी है वो नीचे की ढलान की तरफ आ जाता है और नंग धड़ंग पर्वत होते हैं और उन पर्वतों पर बर्फ होती है या फिर वो बिना बर्फ के, गर्मियों में वो बिना बर्फ के होते हैं, पेड़ उन पर नहीं रह पाते हैं। और उनके नीचे पत्थर का एक छोटा सा मंदिर है जिसका द्वार बंद पड़ा है। प्रोफेसर साहब ने कुंडे में अटकी हुई कील निकाली तो द्वार खुलने के बजाय गिर पड़ा और उसके कब्जे उखड़ गए थे। यानी बहुत पुराना मंदिर था। उन्होंने किवाड़ को उठाकर एक और धर दिया, किवाड़ को उठाया और एक और धर दिया। थोड़ी देर पीछे हटकर खड़े रहे, बंद और सील के कारण बदबूदार हवा बाहर निकल जाए, फिर भीतर झांकने लगे। कि बंद के कारण से और सीलन के कारण से जो बदबूदार हवा है वो बाहर निकल जाए, और इस कारण से वो थोड़ी देर खड़े रहे और फिर भीतर झांकने लगे। मंदिर की बुरी हालत थी। भीतर न जाने कब बलि पशुओं के सींग बकरी के और हिरण के, यानी बकरी के और हिरण के थे, पड़े हुए थे, जो सूख कर धूल के रंग के हो गए थे, यानी धूल के रंग के हो गए। उन पर कीड़े भी चल रहे थे। फर्श के पत्थरों के
जोड़ों में काई उगाई थी, काई घास का नाम है। उन सींगों के ढेर से परे देवी की काले पत्थर की मूर्ति एक और लुढ़क गई थी, कि देवी की जो काले पत्थर की मूर्ति थी वो एक और लुढ़क गई थी। पास में पड़ी गणेश की पीतल की मूर्ति जंग से विकृत हो रही थी, कि पीतल की मूर्ति है उस पर जंग सा लग गया था। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग अब भी साफ, चिकना और सदे हुए सिपाही की तरह शांत खड़ा था। यानी शिवलिंग था वो साफ था, स्वच्छ था, धवल था। आसपास की जर्जर अवस्था में उसके उस दर्पण गौरव से उन्मुक्त, यानी गर्व से ऊंचे भाव से ऐसा जान पड़ता था मानो क्रुद्ध होकर कह रहा हो, मेरी इस निभृत अंतःशाला में आकर मेरे कुटुंब की शांति को भंग करने वाले तुम कौन हो? कि मेरी एकांत अंतःशाला में आकर मेरे कुटुंब की शांति को भंग करने वाले तुम कौन हो? 2-1 मिनट प्रोफेसर साहब देरी पर खड़े खड़े ही इस दृश्य को देखते रहे। फिर उन्होंने वहां पर टंगा हुआ अपना ओवरकोट नीचे रखा। एक बार चारों ओर देखकर निर्जन पाकर भी जूते खोल देना ही उचित समझा। देखो, हमारे जो पवित्र स्थल होते हैं वहां पर जूते पहन करके नहीं जाया जाता है। निर्जन था, कोई नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी लेखक ने जूते उतारे तो ओवरकोट नीचे रखा। चारों ओर देखकर निर्जन स्थान पाकर भी जूते खोल देना ही उचित समझा और भीतर जाकर मूर्ति को उठाकर देखने लगे। तो मूर्ति थी, उसको उठाकर देखने लगे। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी, 500 वर्ष से कम पुरानी नहीं थी। इस लंबी अवधि का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो देवी की मूर्ति थी वो लगभग 500 साल पुरानी थी और लंबी अवधि का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, या पड़ा था तो पत्थर को और चिकना करके मूर्ति को सुंदरी बना गया था। तो जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा था कि पत्थर को और चिकना कर दिया और मूर्ति को क्या कर दिया, और सुंदर बना दिया। मूर्ति कहीं बिकती तो 3-4 हजार से कम की न होती। किसी अच्छे पार्की के पास हो तो 10,000 भी कुछ अधिक मूल्य न होता। कि अगर आमतौर पर बिकती तो 3-4 हजार की, और पार्की के पास अगर बिकती तो 10,000 भी कीमत होती। ये उस समय की कीमत जब ये लिखा गया था। वैसे देवत्व की कोई कीमत नहीं होती है और ये यहाँ उपेक्षित हालत में पड़ी है। न जाने कब से कोई इस मंदिर तक आया भी नहीं है, कोई मंदिर तक आया भी नहीं होगा शायद। प्रोफेसर साहब ने मूर्ति ठीक स्थान पर सीधी करके रख दी और फिर देरी पर आकर उसका सौंदर्य देखने लगे। वापस मूर्ति को रख दिया और सीधी करके रख करने के बाद देरी पर वापस आए और उसकी सुंदरता को निहारने लगे। 500 वर्ष से ये यहीं पड़ी होगी। न जाने कितनी पूजा इसने पाई होगी, कितने बलियों के ताजे गर्म पूत रक्त से स्नान करके अपना दैवी सौंदर्य निखारा होगा, और अब कितने वर्षों से इन रेंगते हुए कीड़ों की लंबी जिज्ञासु मूंछों की ग्लानि जनक गुदगुदाहट सह रही होगी। उफ, देवत्व की कितनी उपेक्षा। मानव नश्वर है, कि मानव तो नाशवान है, ये मर जाए और उसकी अस्थियों पर कीड़े रेंगे, ये समझ में आता है। लेकिन देवता पत्थर जड़ है, उसका महत्व कुछ नहीं। लेकिन मूर्ति तो देवता की है, देवत्व की चिरंतनता की निशानी है तो है, एक भावना है, पर भावना आदरणीय है। कि भावना है और ये आदरणीय है। क्या ये मूर्ति यहीं पड़े रहने के काबिल है? कि भावना है और भावना आदरणीय होती है, और क्या ये मूर्ति यहाँ पड़े रहने के काबिल है? इन कीड़ों के लिए जिनके पास श्रद्धा को दिल नहीं, पूजने को हाथ नहीं, देखने को आंखें नहीं, छूने को त्वचा नहीं, टटोलने को ये हिलती हुई गंदी मूछें हैं, ये मूर्ति कहीं ठिकाने से होती है। तो लेखक सोच रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी सोच रहे हैं कि इन कीड़ों के लिए जिनके पास श्रद्धा को दिल नहीं है, पूजने को हाथ नहीं है, देखने को आंखें नहीं, छूने को त्वचा नहीं, टटोलने को ये हिलती हुई गंदी मूछें हैं, ये मूर्ति कहीं ठिकाने से होती। न जाने क्यों प्रोफेसर साहब ने एक मंदिर द्वार से हटकर चारों ओर घूम घाम कर देखा, फिर देखा, यानी देखा और फिर देखा। क्यों आसपास निर्जन पाकर तसल्ली की श्वास ली और फिर वहां आ खड़े हुए। यानी आसपास निर्जन स्थान को देखा, तसल्ली की सांस ली और फिर आकर खड़े हुए। मूर्ति गणेश की भी बुरी नहीं थी, लेकिन वह उतनी नहीं इतनी सुंदर शैली पर निर्मित थी। पीतल की मूर्ति में कभी वह बात नहीं आ सकती जो पत्थर में होती है। देवी की मूर्ति को देखते देखते प्रोफेसर साहब के हृदय की स्पंदन गति
तीव्र होने लगी। इतनी सुंदर थी जो वह कि देवी की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी और उनकी धड़कन है वो बढ़ने लगी। वे आगे बढ़कर उसे उठाने को हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर जाकर देखा पर वहां कोई नहीं था। वो मूर्ति को उठाना चाहते थे, लेकिन उठाने से पहले बाहर जाकर देखा पर वहां कोई नहीं था। कोई आता ही नहीं उस बेचारे उजड़े हुए मंदिर के पास। किसे परवाह थी निर्जन को अपनी दीप्ति से जगमग करती हुई इस देवी की, कि निर्जन से जगमग करती हुई देवी की परवाह ही नहीं थी। देवी के प्रति दया और सहानुभूति से गदगद होकर प्रोफेसर साहब फिर भीतर गए, यानी फिर वो भीतर आते हैं। लपक कर मूर्ति को उठाया और अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने की कोशिश करते हुए एकटक उसे देखने लगे और फिर मूर्ति को क्या करने लगे, प्रोफेसर साहब है वो देखने लग जाते हैं। दिल इतना धड़क क्यों रहा है? प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा जैसे वे डर रहे हैं। फिर उन्होंने इस विचार पर हंसी सी आ गई, डर किससे रहा हूं? प्रेतों से? मैं भी क्या यहाँ के लोगों की तरह अंधविश्वासी हूं जो प्रेतों को मानूंगा? कि यहाँ के लोगों की तरह मैं अंधविश्वासी थोड़ा हूं जो प्रेतों को मानूंगा। कविता के लिहाज से भले ही मुझे सोचना अच्छा लगे कि यहाँ प्रेत बसते हैं और रात में जब अंधेरा हो जाता है तब इस मंदिर में देवी के आसपास नाचते हुए देवी है, शिव है, इसके गण भी तो होने चाहिए। तो कविता के लिहाज से तो भले मुझे ये सोचना अच्छा लगे कि यहाँ प्रेत बसते हैं, रात में जब अंधेरा हो जाता है तब इस मंदिर में देवी के आसपास नाचते हुए देवी है, शिव है, इसके गण भी तो होने चाहिए। रात को मूर्तियों को घेर घेर कर नाचते होंगे और इन न जाने कब के बलि पशुओं के भस्मीभूत सींगों से प्रेतोचित प्रसाद पाते होंगे। प्रेतों के लिए उचित होता है वो प्रसाद पाते होंगे। और दिन में मंदिर की कंदराओं में, यानी गुफाओं में, कंदरा कहते हैं गुफाओं में, दरारों में छिपकर अपनी उपास्य मूर्तियों की, जिनकी उपासना करते हैं, मूर्तियों की रक्षा करते होंगे, देखते होंगे कि कौन आता है, क्या करता है। फिर उन्होंने फिर मूर्ति को रख दिया और लौटकर देखा। उन्हें एकाएक लगा जैसे उस अखंड नीरवता में कोई छाया सी आकर उनके पीछे भागकर कहीं छिप गई है। प्रेत। उनके मन में आया कि कहीं प्रेत तो नहीं हो, उनके पीछे भागकर कहीं छिप गई है प्रेत। वे फिर रुकती सी हंसी हंसकर बाहर निकल आए। इस घोर निर्जन ने मेरे शहर के शोर के उलझे स्नायुओं को और अधिक उलझा दिया है, कि भयंकर निर्जन ने मेरे शहर के शोर से उलझे हुए स्नायुओं को, यानी स्नायु तंत्र को और अधिक उलझा दिया है। इसी नतीजे पर वे पहुंचे और फिर मंदिर की ओर देखने लगे, मंदिर की तरफ देखने लगे, यानी उनको छाया का एहसास भी हुआ। दिन ढल रहा था। मंदिर की लंबी पड़ती हुई छाया को देखकर प्रोफेसर साहब को लगा मानो वह दूर हटती हटती भी मंदिर से अलग होना नहीं चाहती, उसे चिपटी हुई है, मानो उसकी रक्षा करना चाहती हो, मानो ये मंदिर और उसकी मूर्तियां उस छाया की गोद के शिशु हों, कि मंदिर उसकी मूर्तियां उस छाया की गोद के शिशु। प्रोफेसर साहब का मन भटकने लगा, तो उनका मन है वो भटकने लगा। इजिप्ट के पिरामिड भी इतने ही उपेक्षित पड़े थे। ये मंदिर आकार में बहुत छोटा है, वे विराट थे, लेकिन उपेक्षा तो यही थी। उनमें भी न जाने क्या क्या बातें फैला रखी थी भूत प्रेतों की। अंत में यूरोप के पुरातत्वविद शास्त्र के वहां गए, उन्होंने उनमें प्रवेश किया और अब संसार के बड़े संग्रहालयों में वे खजाने पड़े हैं और महत्व के अनुरूप सम्मान पाते हैं। फिलाडेल्फिया के अजायब घर में तूताखामेन की वह स्वर्ण मूर्ति, उस 9 शेर खरे सोने का मूल्य 30,000 रुपये होगा, यानी ये पुराना मूल्य बता रहे हैं लेखक। फिर प्राचीनता का मूल्य अलग और उसमें जड़े हुए हीरे जवाहरात का अलग, कुल मिलाकर लाखों रुपए की वह चीज है। वे फिर भीतर गए, मूर्ति उठाई और रखकर बाहर आ गए। मूर्ति उठाई और रखकर बाहर आ गए। उन्होंने फिर सब ओर देखा, कोई नहीं था। सूर्य भी छोटे से बादल के पीछे छिप गया था। एकाएक उनके घबराहट का कारण स्पष्ट हो गया। कुछ ठंडी सी जानकर उन्होंने जल्दी से ओवरकोट पहना और फिर भीतर चले गए। मूर्ति के उपयुक्त ये स्थान कदापि नहीं है। मंदिर है पर जहाँ पूजा ही नहीं होती वह कैसा मंदिर है? और गांव वाले परवाह कब करते हैं? यहाँ मंदिर भी गिर जाए तो शायद महीनों तक उन्हें पता ही न लगे। कभी किसी भटकी हुई भेड़ बकरी की खोज में आया हुआ गडरिया आकर देखे तो देखे। ये यहाँ मूर्ति को पड़ा रहने देना पाप है। इस निश्चय पर आकर भी उन्होंने एक बार बाहर आकर तसल्ली की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा।
तब लौटकर मूर्ति उठाकर जल्दी से कोट के भीतर छिपाई, किवाड़ को यथास्थान खड़ा किया, बूट एक हाथ में उठाए और बिना लौट कर देखे भागते हुए उतरने लगे। जब देवी का स्थान और उसके ऊपर खड़े हुए दोनों पेड़ों की फुनगी तक आंखों की ओट हो गई, यानी आंखों से दिखाई नहीं देने लगी, तब उन्होंने रुककर बूट पहने और फिर धीरे धीरे उतरते हुए ऐसा मार्ग खोजने लगे जिससे गांव में से होकर न जाना पड़े। सीकर के दूसरे मुख से ही वे उतर सके, यानी गांव में वो जाना नहीं चाहते थे। गांव मील भर पीछे छूट गया था। सेव के बगीचे फिर शुरू हो गए थे। कभी कोई मधु पीकर अधाया हुआ मोटा सा काला भौरा प्रोफेसर साहब के कोट से टकरा जाता था। कभी कोई तितली आकर रास्ता काट जाती थी। सूर्य की धूप लाल हो गई थी। ये सब अपना अपना ठिकाना खोज रहे थे। प्रोफेसर साहब भी अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। उनका हृदय आह्लाद से भर रहा था कि उनको पुरातत्व महत्व की बहुत ही कीमती वस्तु मिल गई। उनका पहला ही दिन कितना सफल हुआ, कितना सौंदर्य उन्होंने देखा था और कितना सौंदर्य, बहुमूल्य सौंदर्य उन्होंने पाया था। कुल्लू का अनिवर्चनीय सौंदर्य जिसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सके, जिसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सके, उसको कहते हैं अनिवर्चनीय सौंदर्य। वास्तव में वह देवताओं का अंचल है। तो हिमाचल को देवभूमि कहते हैं, देवताओं का अंचल भी कहते हैं। उस समय प्रोफेसर साहब के भीतर जो कुल्लू प्रेम का ही नहीं, मानव प्रेम का संसार भर की शुभेच्छा का रस उमड़ रहा था। कि कुल्लू प्रेम का ही नहीं, मानव प्रेम का संसार भर की शुभेच्छा का रस उमड़ रहा था। उसकी बराबरी कुल्लू के रस भरे सेव भी क्या करते। प्रोफेसर साहब की स्नेह उड़ती हुई दृष्टि के नीचे वे मानो और पक्का रस से भर जाते थे कि कुल्लू के सेव है वो भी और रस भरे हो रहे थे। इतना स्नेह प्रोफेसर साहब प्रकट कर रहे थे। उनका रंग कुछ और लाल हो जाता था। कितने रस गदगद हो रहे थे प्रोफेसर साहब। सेव के बाग में फिर कहीं धमाका हो। प्रोफेसर साहब ने देखा एक लड़का उन्हें देखकर साख से कूदा है। उसके कूदने के धक्के से फलों की लदी हुई शाखा भी टूटकर आ गिरी है। प्रोफेसर साहब ने रोब के स्वर से कहा, क्या कर रहा है? कि फिर वही लड़का उनको मिलता है। और क्या कर रहा है? लड़के ने सहम कर उनकी तरफ देखा। वही लड़का था। हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेव वह कोट के ग्लूबंद के भीतर छिपा रहा था। प्रोफेसर साहब के तन में आग लगी और आगे की जो कहानी है वो मैं आपको थोड़ा स्केप करता हूं। करते हुए कहा, बदमाश फिर चोरी करता है। अभी मैं डांट के गया था, बेशरम को शर्म नहीं आती। और फिर एक हाथ से कोट को वहीं से थाम कर जहां प्रोफेसर धक्का दिया, वह दर्द भरी चीख मारकर रो उठा। चीख सुनकर प्रोफेसर आपको कुछ शांति, कुछ आनंद सा हुआ। विद्रूप से उन्होंने कहा, क्यों दुखती है छाती और छिपाओ सेव वहां पर। तो ये यहाँ का क्लाइमेक्स है कहानी का। बात में भरे हुए तिरस्कार को और तीखा बनाने के लिए उनके हाथ ने उनका अनुकरण किया। हाथ ने अनुकरण किया। उठकर तेजी से प्रोफेसर साहब के और कोट के कॉलर में घुसा, यानी हाथ और कोट के कॉलर में घुसा। यकाएक प्रोफेसर साहब पर मानो गाज गिरी। एक चौंधिया देने वाला, यानी चकाचौंध कर देने वाला आलोक क्षण भर, यानी आलोक है वो क्षण भर उनके आगे जलकर एक वाक्य लिख दी गया। ये वाक्य इस कहानी का क्लाइमेक्स है। इसने तो सेव चुराया है, तुम देवस्थान लूट लाए। कि इस बेचारे ने तो सिर्फ सेव ही चुराया है, तुम तो देवस्थान ही लूट लाए। सहमे हुए स्तंभित से प्रोफेसर साहब क्षण भर खड़े रहे। फिर धीरे धीरे उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़े। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़े। तर्क उन्हें सुझाने लगा कि यह बेवकूफ़ी है, उनकी दलील बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है। यानी वो तर्क करने लगे कि ये बेवकूफ़ी है, उनकी दलील बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है। लेकिन वे न जाने कैसे इस सब बुद्धि की प्रेरणा के प्रति बहरे हो गए। जैसे कोलाहल बढ़ने लगा, उसे रोक रखने के लिए उनकी गति भी तीव्रतर हो गई, यानी वापस गांव की तरफ चल पड़े। जब वे आंधी की तरह गांव में से गुजरे, तब घर जाता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ विस्मय से उनकी ओर देखता और उन्हें लगता कि वे उनकी छाती की ओर देख रहे हैं। यानी छाती में उन्होंने मूर्ति छिपा रखी थी, देवी की मूर्ति। तो ऐसा उनको खुद को लगता था कि वो उनकी छाती की ओर देख रहे हैं, मानो ये चोर है और इसने मूर्ति छिपा रखी है।
जैसे उस काले और कोट में छिपी हुई देव मूर्ति की ओर देखकर, देव मूर्ति की ओर उसके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह जानते हों, कि जैसे उस काले और कोट में छिपी हुई देव मूर्ति की और उसके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह से जानते हों। यानी ऐसा प्रोफेसर साहब को महसूस हो रहा था कि लोग जानते हैं किसने और कोट में मूर्ति छिपा रखी है और उसके हृदय में पाप है, प्रोफेसर साहब के हृदय में पाप है। अंधेरा होते होते वे मंदिर पर पहुंचे, किवाड़ एक और पटक कर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान रखा, लौटकर चलने लगे तो आसपास के वृक्ष अंधेरे में भयानक हो गए। यानी अंधेरा होते होते मंदिर पहुंचे, किवाड़ एक और पटक कर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान रखा, लौटकर चलने लगे तो आसपास के वृक्ष अंधेरे में भयानक हो गए। सुनसान ने उन्हें फिर सुझाया कि वे एक निधि को नष्ट कर रहे हैं, एक अमूल्य निधि को नष्ट करें, लेकिन जाने क्यों उनके मन में शांति उमड़ आई। उन्हें लगा कि दुनिया बहुत ठीक है, दुनिया बहुत अच्छी है, कि दुनिया बहुत ठीक है, दुनिया बहुत अच्छी है। तो ये दोस्तों सेव और देव कहानी थी। और आगे हम सच्चिदानंद अगे जी के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के धनी अगे, और ये इनका उपनाम है, का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे है। अगे का जन्म सन 1911 में कस्या जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता थे, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ। तो इनमें व्यतीत हुआ। शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी से पढ़ाई की तथा साथ ही हिंदी का गहन अध्ययन किया। ये कुछ शब्द मिसप्रिंट हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे क्रांतिकारी के रूप में जेल गए। आगे ने सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, वाक, अंग्रेजी त्रैमासिक और दिनमान के संपादक भी रहे। कुछ वर्ष उन्होंने आकाशवाणी में नौकरी की तथा 3 वर्ष तक सेना में कैप्टन भी रहे। यायावरी यानी घुमक्कड़ स्वभाव के आगे ने यूरोप तथा एशिया का भ्रमण किया। सन 1961 में इनकी नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर हुई। और इनकी रचनाएं देखिए, कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। 4 अप्रैल 1987 को इनका स्वर्गवास हुआ। तो कितनी नावों में कितनी बार रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 4 अप्रैल 1987 को इनका स्वर्गवास हुआ। हिंदी साहित्य में आगे की प्रतिष्ठा नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि के रूप में है। तो आगे की प्रतिष्ठा और नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि के रूप में है। सन 1943 में उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया, यानी जिसको तार सप्तक ही कहा जाता है। 1943 में उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया, जिससे प्रयोगवादी काव्यधारा का जन्म माना जाता है। तो प्रयोगवादी काव्यधारा का जन्म माना जाता है। सन 1943 में तार सप्तक का प्रारंभ किया। इसके बाद आगे ने 3 और तार सप्तकों का प्रकाशन किया, यानी उनको सप्तक ही कहा जाता है। 3 और सप्तक यानी तार सप्तक पहला, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। आगे ने उपन्यास, कहानी, यात्रा वर्णन, कविता, निबंध आदि अनेक विधाओं में लिखा। इनकी प्रमुख रचनाओं में भगनदूत, चिंता, इत्तेलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, कितने नावों में कितनी बार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, ये काव्य संग्रह है। तो इनके काव्य संग्रह हैं भगनदूत, चिंता, इत्तेलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, कितने नावों में कितनी बार, इंद्रधनुष रौंदे हुए और आंगन के पार द्वार। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास साहित्य हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। आत्मनेपद,
त्रिशंकु, नवरंग और कुछ राग, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये इनके निबंध संग्रह हैं। आत्मनेपद, त्रिशंकु, नवरंग और कुछ राग, हिंदी साहित्य का एक आधुनिक परिदृश्य आदि इनके निबंध संग्रह हैं और ये इनकी उल्लेखनीय करते हैं। अब सेव और देव का जो सारांश है वो देखते हैं। सेव और देव कहानी के माध्यम से अज्ञे ने जहां एक और ये स्पष्ट संदेश दिया है कि नैतिक मूल्यों की स्थिति स्वतः स्फूर्त होती है, यानी अपने आप वो पैदा होते हैं, आरोपित नहीं, कि किसी के द्वारा थोपे नहीं जा सकते हैं। नैतिक मूल्य हैं वो अपने आप पैदा होते हैं, हृदय में प्रकट होते हैं। वहीं ये भी व्यक्त किया है कि मनुष्य की आस्था उसे और अधिक नैतिक बल देती है, कि मनुष्य की आस्था है वो उससे और ज्यादा नैतिक बल प्रदान करती है। नैतिक बल अगर व्यक्ति चाहता है तो उसे आस्थावान होना चाहिए। आस्था है वो उसे नैतिक बल प्रदान करती है। देव मूर्तियों के प्रति विशेष रुचि एवं आस्था रखने वाले प्रोफेसर गजानन ने अपने व्यक्तित्व से ये सिद्ध कर दिया कि आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रोफेसर गजानन एक भूखे लड़के को सेब के बाग से सेब चुरा कर तोड़ने पर डांटते हैं और स्वयं देव मंदिर में उपेक्षित पड़ी अनुपम मूर्ति को ये सोचकर उठा लेते हैं कि मंदिर में इसका रख रखाव ठीक नहीं है, कि एक सेब तोड़ने यानी बाग से सेब चुराने वाले बच्चे को तो डांटते हैं, लेकिन खुद एक मूर्ति को उठा लाते हैं, इसका रखरखाव ठीक नहीं। वे उसे अपने और कोट में छिपा लेते हैं। लौटते समय वही सेब का बगीचा रास्ते में पड़ता हुए देखते हैं, वही पहले वाला लड़का सेब की चोरी कर रहा है। ये देखकर क्रोधित होते हैं, किंतु अचानक उन्हें अनुभव होता है कि इस लड़के ने तो सेब ही चुराया है, वे तो देवस्थानी लूट लाए हैं, कि इस लड़के ने तो सेब ही चुराए हैं, वो तो देवस्थानी लूट लाए हैं। यही अनुभूति उसके हृदय में मूल्य चेतना और नैतिकता जगा देती है, कि मूल्य चेतना और नैतिकता को जगाने का कार्य कर रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो था, कुछ स्थानों पर आप लोगों ने देखा कि टाइपिंग संबंधी मिस्टेक थी, एक दो जगह मैंने स्किप भी किया। तो आप वीडियो लगातार देखते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर कमेंट करेंगे, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे, तो ऐसे ही वीडियो आपके सामने और भी आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।